कल कहाँ तक करवाया था? पोटेंशियल एनर्जी हेडिंग डलवा ली थी, कह दिया था पढ़ कॉन्सेप्ट। लिखिए फर्स्ट पॉइंट। Potential energy at a point. Potential energy at a point depends on reference, but potential energy difference, doesn't depend on reference. Second point, potential energy is defined only for conservative force because work done in conservative force is zero. Third point, this concept is introduced to solve any numerical without integration. देखिए जैसे कि अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि हम लोग कई सारे कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं सिर्फ क्वेश्चन को इजी करने के लिए, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी हम लोगों ने देखा था कि लास्ट टाइम पे अगर मेरे को किसी भी पॉइंट पे वर्क डन निकालना है तो मैं क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन की मदद से वर्क डन निकालता था। ठीक, उसके बाद कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, कौन कौन से आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन किया गया है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। फिजिक्स में कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सभी फोर्सेस कैसे हैं आपके कंजर्वेटिव नेचर।
अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात करूं तो जो फ्रिक्शन है वो कैसा है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि वो आपका पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक, अगर मैं पाथ को चेंज करूंगा तो फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि सिंपल जो आपने पहला पॉइंट लिखा कि अगर जो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे मेरे को डिफाइन करना है तो मैं रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करता हूँ। जैसे कि एग्जांपल इस एक केस में मैंने क्या किया, ग्राउंड को मैंने रेफरेंस मान लिया, एक ब्लॉक है जो कि h हाइट पे रखा हुआ है, m मास है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिखूंगा, mgh। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इसी को रेफरेंस मान लिया, अगर मैंने इसी को रेफरेंस मान लिया तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अभी मैंने क्या देखा कि दोनों केस में, पहले केस में मैंने क्या किया था, ग्राउंड को रेफरेंस माना था तो मैंने कहा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। सेकंड केस में मैंने कहा कि जिस पॉइंट पे आपका ब्लॉक रखा है उसी को मैंने रेफरेंस मान लिया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि जो पोटेंशियल एनर्जी वो किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस पे। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आपके रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ग्राउंड को रेफरेंस माना हुआ है एक केस में, एक ब्लॉक है जो कि यहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है m मास का, और उसी मास को मैंने अगर किसी 10 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिया m मास का, ठीक, इस वाले पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो कितना लिखूंगा, mgh, और इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा, इसको रेफरेंस माना है तो कितना लिखूंगा, mgh। इसको ए पॉइंट मान लीजिए, इसको बी पॉइंट मान लीजिए। ठीक, अब मेरे को क्या लिखना है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ये मैं क्या लिखूंगा, 10 mg माइनस 5 mg, ये कितना हो जाएगा, 5 mg की। ठीक है, ये तो पहला केस ले लिया, और मैंने कहा कि सेकंड केस में मैंने रेफरेंस कोई और डिसाइड कर लिया। सेकंड केस में मान लिया आपने इसी को रेफरेंस मान लिया, सेकंड केस, केस 2, जो एक पोजीशन थी उसी को मैंने क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया। अगर एक पोजीशन को रेफरेंस मान लूंगा तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, और बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है, 5। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बी पॉइंट पे, mgh। अब मैं डिफरेंस देखूं दोनों के बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट A 5 mg के इक्वली आ रहा है। ठीक है, इसमें मैंने कहा कि जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है वो रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। क्लियर है, नोट करने तो फटाफट नोट करिए, थोड़ी स्पीड तेज करूंगा। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू u इनिशियल माइनस u फाइनल, या सिंपल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए इसको सिंपल से एग्जांपल इसको समझने का, जैसे कि मैंने कहा कि एक ब्लॉक है m मास का, इसको आपने ग्राउंड पे रखा हुआ, ठीक है, और अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो नीचे की तरफ फोर्स आपका mg लग रहा होगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस ब्लॉक को h हाइट ऊपर मूव करना है। ठीक है, अगर मेरे को h हाइट ऊपर मूव करना है तो मेरे को यहाँ पे निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, क्योंकि मैं कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, तो मेरे को यहाँ पे अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालूं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ mg, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ और ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, f s cos 180, cos 180 की वैल्यू -1,
तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा माइनस mg/h। ठीक है, अब इसको थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से देखिए। मैंने कहा कि इसको अगर आपने रेफरेंस माना है तो इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0, इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh। और अभी आपने क्या कहा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू u इनिशियल माइनस u फाइनल। मैं तो इसको a पोजीशन से b पोजीशन तक लेके जा रहा हूँ, तो u इनिशियल कितना हो जाएगा 0 और फाइनल कितना है mgh। तो देखिए आपका रिजल्ट दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, मैं वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर यहां तक? अब अगर इसको दूसरे तरीके से सोचिए, थोड़ा लॉजिकली एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। मैंने कहा कि मेरे को ब्लॉक को ऊपर उठाना है, ठीक है। अगर मेरे को ब्लॉक को ऊपर उठाना है तो इसका मतलब मेरे को एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स मिनिमम कितना लगा रहा हूँ mg के इक्वल, mg के इक्वल एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक। अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हैं इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। अगर नेट फोर्स 0 हो गया इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस स्मॉल एम मास को बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ ऊपर, इतना स्लो मोशन कर रहा हूँ कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं एक्ट कर रहा। आ रहा समझ में? ठीक है, मैं इसका मोशन बहुत स्लो मोशन मूव कर रहा हूँ ताकि इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी ना आए। इसलिए तभी तो मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन में सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर कर रहा हूँ। अगर मैं तेजी से मूव करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी आ रहेगी ना, तो उसको भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसलिए अगर मैं यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिखूं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इस पर्टिकुलर केस में कितना हो जाएगा mgh। फोर्स भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मेरे को क्या दे देगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ पे एक चीज मेरे को और समझ में आई, अगर मेरे को यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल। ये देखिए पॉजिटिव आ रहा है और वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ रहा था माइनस में, इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इतना काफी है समझाने। पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग आप लोग क्या लिखते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। लेकिन इसका डेरिवेशन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सेम चीजें आप लोग ग्रेविटेशन में भी करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी करते हैं, ठीक, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। मैंने कहा कि एक स्प्रिंग है और ये मास है, ये अपने नेचुरल लेंथ पे है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मूव करना चाहता हूँ फ्रॉम x1 पोजीशन टू x2 पोजीशन। मैं स्प्रिंग को मूव कर रहा हूँ, ठीक, और इसका मूवमेंट क्या है, बहुत स्लो है, इस चीज का ध्यान में रखिएगा कि बाद में मत कहिएगा कि सर इसमें काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई। मैं यहाँ पे इसका जो मोशन कर रहा हूँ बहुत स्लो मोशन कर रहा हूँ ताकि उसके अंदर कोई भी काइनेटिक एनर्जी ना आए, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इस वाले ब्लॉक को x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक मूव करना है, ठीक। अगर मैं किसी भी x डिस्टेंस पे अगर इसके एफबीडी पे ध्यान दूं, मैंने कहा कि x डिस्टेंस मूव कर चुका है स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से, तो एसएसपी कहाँ लग रहा होगा, अंदर की तरफ, ठीक है। और मैंने कहा कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है dx, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू u इनिशियल माइनस u फाइनल। जो अभी हमने पढ़ा है बस उसी को लिख रहा हूँ। kx क्या है आपका स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक।
तो उसके कारण मैंने वर्क डन निकाला। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे देखिए kx इस डायरेक्शन में, dx इस डायरेक्शन में है, तो cos 180 की वैल्यू माइनस, तो ये आपने लिख दिया माइनस kx इंटू dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू u इनिशियल माइनस u फाइनल। x कहां से कहां तक है, x1 से लेके x2 तक। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है। मैथ्स के स्टूडेंट है, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। x1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस x2 का स्क्वायर बाय 2 मतलब कि हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर इज इक्वल टू u इनिशियल माइनस u फाइनल। ठीक, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अभी आप लोगों को पता है कि अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे डिफाइन करना है तो रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, जो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की उसी को क्या मान लिया, रेफरेंस। अगर नेचुरल लेंथ को मैंने रेफरेंस मान लिया तो x1 की इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, 0, इनिशियल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग 0 हो जाएगा ना। अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, x का मतलब क्या होता है, याद कीजिए जब हुक्स लॉ बताया था तो मैंने कहा था कि x इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ, x हमेशा नेचुरल लेंथ से मेजर किया जाता है। और मैंने कहा कि नेचुरल लेंथ को ही मैंने क्या मान लिया है, रेफरेंस। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन क्या है पार्टिकल की, नेचुरल लेंथ। ठीक, तो x1 इज इक्वल टू 0, अगर x1 इज इक्वल टू 0 होगा तो u इनिशियल कितना होगा, 0, इसी को तो रेफरेंस माना है। ठीक, और मैंने मान लिया x2 जो फाइनल पोजीशन है वो कितनी है स्प्रिंग की, x है, और वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल है वो कितना है, u। अब इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ के एक्स। क्लियर है यहाँ तक। अब जब आपने ये फॉर्मूला डिराइव किया, रेफरेंस किसको माना है, नेचुरल लेंथ को, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके नीचे लिख लीजिए कंडीशन, ये वैलिड कब है फॉर्मूला, इसकी कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है कि नेचुरल लेंथ को ही आपने क्या माना है, रेफरेंस। ठीक है, नेचुरल लेंथ इज टेकन एज रेफरेंस। और सेकंड पॉइंट, x इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम नेचुरल लेंथ। इस केस में हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, अब देखिए अगर मेरे को क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है तो मैं कहूंगा कि नेचुरल लेंथ पे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल। थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन कैसे, देखिए आप क्वेश्चन आराम से आप लोग कर सकते हैं। मैंने कहा ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, ये अपने नेचुरल लेंथ पे था, और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है 10 जूल। ठीक, अब मेरे से क्वेश्चन बोला गया कि अगर मैं इसको 2 मीटर से 3 मीटर मूव करता हूं तो मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना, अगर मैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखूं तो अभी आपने क्या लिखा था, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर इज इक्वल टू u इनिशियल माइनस u फाइनल, ये लिखा था ना। अब मेरे को अगर यहाँ से यहाँ मूव करना है, इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेचुरल लेंथ पे यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, तो u इनिशियल मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 10। उसके हिसाब से मैं पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे निकाल सकता हूँ। क्लियर है, ठीक है। तो आईआईटी आपको डायरेक्ट नहीं देगा कि हाफ के एक्स स्क्वायर निकालिए, वो आपको ट्विस्ट करेगा, ये कह देगा कि नेचुरल लेंथ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ गिवन है, तो उसको मेरे को बेसिक फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा कि किसी भी एक्स डिस्टेंस से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर निकालना है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि आपसे कहा गया इसी क्वेश्चन में, मैंने इस क्वेश्चन में कहा कि आपकी एक स्प्रिंग है,
ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मेरे को क्या करना है, ये नेचुरल लिंक थी, इसको 2 मीटर से 3 मीटर मूव करना है। 2 मीटर ए पोजीशन और 3 मीटर आपकी बी पोजीशन। मेरे से बोला गया फाइंड वर्क डन टू मूव स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम फ्रॉम ए टू बी। लिखिए फाइंड वर्क डन टू मूव ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी। मेरे को ए से बी मूव करना है, तो मैं क्या निकालूंगा, मेरे को ये पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल पहले किस पोजीशन पे है पार्टिकल, ए, है ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, हाफ के 2 स्क्वायर माइनस हाफ के 3 स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2 के, हाँ -5/2 की आ जाएगी जूल। ठीक, ये तो आपने वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकाला ना। मेरे से क्या बोला गया था, फाइंड वर्क डन टू मूव द ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब एक्सटर्नल वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है? नोट कर लिया? ये स्फेरिकल बाउल है, इसका रेडियस r है, इसको ऊपर आपने क्या रखा है, चेन को रखो। इसका मास m है। ठीक, तो आपसे पूछा गया फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। चलिए जल्दी से कीजिए, इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। आप लोग को शीट मिल गई थी वर्क पावर एनर्जी सर्कुलर की, उसके अंदर ही है, हाँ साथ में तो। देखिए हिंट दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन है, आप लोग करके दिखाइएगा। मैंने कहा कि किसी थीटा एंगल पे आपने एक स्मॉल एलिमेंट मान ली डी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। ठीक, तो इस आर डी थीटा की अगर मैं मास के बारे में बात करूं तो ये तो स्मॉल मास हो जाएगा डीएम। ठीक है, तो इसका इस स्मॉल मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ कितना है, टोटल मास आपको m दिया गया है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, पाई r, तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू r, तो ये r कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा m/पाई इनटू d थीटा। ये स्मॉल मास आ गया। ये जो स्मॉल मास है इसकी हाइट कितनी है, h की वैल्यू कितनी है, r sin थीटा। r sin थीटा। तो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। इसको मैं ग्राउंड, इसको रेफरेंस मान लो तो, ठीक है। तो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh, मतलब कि m/पाई d थीटा m g, और h की वैल्यू कितनी है, r sin थीटा। मेरे को तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ना, तो मैं इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से पाई। चलिए जल्दी से करके दिखाई कितनी वैल्यू आ रही है।
2 mg/pi। और हम लोग जब सेंटर ऑफ मास पढ़ लेंगे तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। मेरे को पता है कि सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कितना होता है 2r/pi पे, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा mgh, इंटीग्रेशन नहीं करूंगा। ये तो जनरल मेथड बता दिया कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है? मैंने कहा कि एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसको मैं 10 मीटर हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ और यहाँ पे के की वैल्यू आपको दी गई है 100 न्यूटन पर मीटर। तो मेरे से बोला गया फाइंड ठीक है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। ये कॉन्सेप्ट होने के बाद और क्या नहीं। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के बाद कीजिएगा, एक थ्योरम बता दूंगा उसके बाद। अभी वैसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, वैसे आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए फिलहाल छोड़ दीजिए। क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी होगी और मेरे को समझाने में भी आसानी होगी। ये कर लीजिए क्वेश्चन को। एक एम ब्लॉक है, इसको स्प्रिंग से लगा दिया, ग्राउंड से लगा हुआ है, स्प्रिंग की ये नेचुरल लेंथ है और इस पोजीशन पे ये क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे। तो मेरे से पूछा गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सिस्टम। कीजिए, जल्दी कीजिए, 2 लाइन का सोल्यूशन है। mgn जो एनर्जी सर मास में ऊपर से नीचे आने पे लॉस की होगी पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। नहीं सर, ऊपर से नीचे आने पे पोटेंशियल एनर्जी भी तो चेंज होगी सर, वही तो गेन होगी सर।
पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसका मतलब नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है mg और ऊपर की तरफ क्या लगेगा fsp ना, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। ठीक, अगर स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे fsp क्या है kx इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई mg बाई k। इसका मतलब नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग कितना नीचे आया होगा x mg बाई k के इक्वल। ठीक, अब देखिए जब हम लोगों ने स्प्रिंग पढ़ा था तो स्प्रिंग में अभी आपने देखा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये कब वैलिड है जब हम लोग नेचुरल लेंथ को क्या मान लेते हैं रेफरेंस। तो आपने यहाँ पे क्या किया, इसी को क्या मान लिया रेफरेंस मान लिया। ठीक, अब मैं इस सिस्टम के बारे में बात करूं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो m मास है वो ऊपर से नीचे आया है रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। तो रेफरेंस के रिस्पेक्ट में m मास नीचे, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई होगी। कितनी हुई होगी माइनस mgx। ठीक, और इस पोजीशन पे स्प्रिंग आपका कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। वैल्यू यही इधर पुट कीजिए, आंसर निकाल दीजिए, हो गया। क्लियर है? माइनस एम जी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k, ये आंसर है। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए मैंने क्या मान लिया कि जो फोर्स है आपका एक्स डायरेक्शन में लग रहा है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक, तो आपको ये पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो मैं यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या लिखूंगा एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू। तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, मैंने क्या माना है कि जो फोर्स है वो आपका अराउंड इस डायरेक्शन लग रहा है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है एक्स डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है। ठीक, अब अगर मेरे को जनरलाइज करना है इन जनरल, अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहता हूँ तो मैं फोर्स को क्या लिखूंगा माइनस डेबर यू अपॉन डेबर एक्स आई कैप माइनस डेबर यू अपॉन डेबर बाई जे कैप माइनस डेबर यू डिवाइडेड बाई डेबर जेड के कैप। कोई जरूरी थोड़ी ना कि फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, फोर्स तो आपका तीनों डायरेक्शन में हो सकता है। तो उसको अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, डेबर पता है ना, मैथ्स के स्टूडेंट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्लियर है? अब कुछ थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैट पे आ जाइए। इलेक्ट्रोस्टैट में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पे फोर्स कितना लगता है QE, है ना। तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैट में फोर्स आपका लग रहा है QE इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग क्या लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
ये लिखते हैं ना, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क डन को लिखूं तो क्या लिखूंगा, Q इंटू वी। तो यहाँ पे जो U है उसको क्या लिख सकता हूँ, Q इंटू वी। तो Q को कॉमन ले लीजिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Q को कॉमन ले लिया आपने, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस डेबर बी अपॉन डेबर एक्स आई कैप माइनस डेबर बी अपॉन डेबर वाई जे कैप माइनस डेबर बी अपॉन डेबर जेड के कैप। तो Q देखिए कैंसिल हो गया। तो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में है तो आप लोग क्या लिखते हैं, माइनस डी बी अपॉन डी एक्स। ये तो मेरे ख्याल से पढ़ा है, यहीं से आता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। वो इसी रिलेशन से आता है, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच के रिलेशन से आया समझे। तो वर्क पावर एनर्जी कई सारे चैप्टर को थोड़ा कवर करता है, कई सारे छोटे छोटे पोर्शन है जिसमें चीजें कॉन्सेप्ट आते हैं। चलिए छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, करके दिखाइए। मैंने कहा कि फोर्स इज इक्वल टू 2i कैप 3k कैप। पार्टिकल एक पोजीशन पे है 1,2 और पार्टिकल को मैं फाइनली ले गया 2,3 पे। इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी थी आपकी 10 जूल। तो मेरे से पूछा गया कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पे जो फोर्स है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। डायरेक्ट लगाइए, आंसर निकालिए। मेरा तो नहीं है। फाइव, सिंपल फाइव हो सकता है। वर्क डन तो हम लोग निकाल लेंगे सिंपल, 2dx इंटीग्रेशन प्लस 3dy इंटीग्रेशन इज इक्वल टू यू इनिशियल 10 जूल माइनस यू फाइनल। बस यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए, x कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, और ये है आपका 2 to 3। जो भी वैल्यू है u की वैल्यू आ जाएगी ना b पोजीशन पे। तो देखिए अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो मैं क्या यूज करूंगा, इंटीग्रेशन। अगर मेरे को फोर्स निकालना है तो क्या यूज करूंगा, डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए एक सिंपल सा ग्राफ का क्वेश्चन करके दिखा दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी है 0,0 is 10 जूल। Find potential energy at 2,0 and potential energy at 4,0। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए।
ठीक है, u इनिशियल माइनस u फाइनल, अगर मैं u इनिशियल माइनस u फाइनल मतलब कि 10 माइनस u2 0 करूं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ, एरिया अंडर द कर्व। ये एरिया कितना आ रहा है, 10 into 2 20 जूल, तो ये आपका 20 के इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, u2 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -10 जूल। अगर मैं यहाँ पे u इनिशियल माइनस u फाइनल करूं तो u इनिशियल माइनस u फाइनल u0 0 माइनस u फाइनल u4 0, तो इसका मतलब टोटल एरिया ये कितना है 10, तो टोटल वर्जन कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे u4 0 कितना आ जाएगा, 10 माइनस 30 इज इक्वल टू -20। क्लियर है? ग्राफ पे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। नोट कर लिया? चलिए एक और क्वेश्चन। मैंने कहा कि एक पार्टिकल है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस एट x1 एंड x2। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस एट x1 एंड x2। x1 और x2 पोजीशन पे फोर्स का डायरेक्शन क्या हो। सिंपल, F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dx। du अपॉन dx का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो स्लोप का माइनस साइन मेरे को क्या बता देगा, फोर्स। तो अगर मैं x1 पोजीशन पे देखूं तो x1 पोजीशन पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। x1 पोजीशन पे स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब ये कहाँ एक्ट कर रहा होगा, राइट डायरेक्शन में। अगर मैं x2 पोजीशन पे आऊं तो स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, इसका मतलब x2 पोजीशन पे फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा होगा, लेफ्ट डायरेक्शन। क्लियर है ना? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच में ग्राफ दिया है, इसका मतलब पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन के अलोंग मूव कर सकता है। वो ग्राफ से पता चला क्योंकि x दिया हुआ है। तो ऊपर या नीचे फोर्स का डायरेक्शन नहीं हो सकता, या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा। नोट कर लिया? चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, इक्विलिब्रियम। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएचएम के क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। क्यूब में भी कई बार एसएचएम को कोरिलेट करके पूछा जाता है टाइम पीरियड। इक्विलिब्रियम देखिए आपके कितने तरीके के हो सकते हैं, 3 तरीके के। पहला हो सकता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा हो सकता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थर्ड हो सकता है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब ये समझिए इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इसका मतलब उसमें नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। अगर F इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब du अपॉन dx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। इसका मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी है उसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो इक्वल टू 0। याद कीजिए मैथ्स में आप लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए, है ना। अगर मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझूं, स्टेबल, कोई भी चीज स्टेबल कब होती है, जब उसके पास एनर्जी क्या हो, मिनिमम। इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम। अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम उस पोजीशन को कहते हैं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन है। 11th वाले मैथ्स इतना नहीं जानते, इसलिए उन लोगों को 1 घंटा लेता हूँ इसी को समझाने के लिए। लेकिन आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा कि कोई ऐसा पाथ है, पार्टिकल ए पोजीशन पे है, पार्टिकल बी पोजीशन पे है और पार्टिकल सी पोजीशन पे है। अगर तीनों पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब कि पार्टिकल रेस्ट के पोजीशन पे।
अच्छा तो उधर ले लो, उधर नेट चलता नहीं। नहीं तो मैं उधर ले लूँ। अब कितने बजे से? ठीक है मैं ले लूँ। उधर ही आ जाइए, ठीक है। थोड़ा 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं बस रूम शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक? बोर्ड विजिबल है ना? मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहा था, मैंने कहा कि पाथ कुछ ऐसा है, 3 पोजीशन है, एक सी पोजीशन है, एक आपका बी पोजीशन है और एक और पार्टिकल आपका ए पोजीशन पे। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों इक्विलिब्रियम पोजीशन है, पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक? रेस्ट पोजीशन पे इसका मतलब उस पे नेट फोर्स कितना है? 0। अगर नेट फोर्स 0 इसका मतलब du अपॉन dx क्या है? 0 तीनों केस में। अब अगर मैं फर्स्ट वाले केस के बारे में बात करूं तो फर्स्ट वाले केस में इसको अगर मैं हल्का सा डिस्टर्ब कर दूं, इसको मैं हल्का सा स्लाइटली मूव कर दूं, अगर मैं इसको हल्का सा स्लाइटली मूव कर दूं, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है क्या? नहीं, ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। इसका मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम पोजीशन है? अनस्टेबल। अगर मैं बी पोजीशन पे इसको हल्का सा डिस्टर्बेंस कर दूं तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है, ठीक? इसलिए इसको हम लोग कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये क्या है आपका? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और आपको पता है कि अनस्टेबल और स्टेबल का मतलब क्या है? जहां पे एनर्जी ज्यादा हो वो अनस्टेबल होगा, जहां पे एनर्जी मिनिमम होगी वो आपका क्या होगा? स्टेबल होगा। इसका मतलब सिंपल सा ये सोचिए कि u क्या है? एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है। लॉजिकली सोचिए, ठीक है? मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स खत्म हो चुकी, ठीक? अगर मेरे को u को मैक्सिमा या मिनिमा करना है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ और डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ। तो मैंने देखिए तीनों केस में वही किया है ना? तो डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मेरे को x की वैल्यूज मिलेगी। मैंने कहा x1 मिला, x2 मिला, x3 मिला, ये 3 वैल्यूज मिली मेरे को x की। मान लिया अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट क्या है? मैक्सिमा या मिनिमा? मैक्सिमा। अगर ये पॉइंट मैक्सिमा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तभी मिलेगा जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? मैक्सिमा। और यहाँ पे अगर मेरे को मिनिमम मिल रहा है तो इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। और यहाँ पे तो du अपॉन dx ही 0 होगा, क्यों? क्योंकि u इस वाले पॉइंट पे क्या होगा? एब्सोल्यूट, ये कांस्टेंट हो। अब चीजें समझ में आ गई कि स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में।
अब जैसे कि कोई कर्व आपको दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच, मैंने कहा कि कुछ ऐसा कर्व ऐसा पाथ है, ठीक। तो यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम मिनिमा किस किस पोजीशन पे मिलेंगे, है ना, ये सब मिल रहे हैं मेरे को, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, इन सभी पोजीशन पे du अपॉन dx जीरो है क्योंकि स्लोप क्या है, जीरो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर लेकिन मैं अगर हर एक पॉइंट के बारे में बात करूं तो आप कह सकते हैं कि जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी, डी, ई, एफ, इन सभी पॉइंट्स को मैं देख रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें से अनस्टेबल कौन कौन से हैं, ए सी ई, ये सभी अनस्टेबल हैं। स्टेबल कौन कौन से हैं, पी डी एफ, ये सब स्टेबल हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पूरे रीजन के लिए मोस्ट स्टेबल कौन सा है, तो आप कहेंगे एफ, क्योंकि एफ पोजीशन पे यू की वैल्यू मिनिमम मिल रही है, सबसे मिनिमम, ठीक। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मोस्ट अनस्टेबल कौन सा है, तो आप कहेंगे ए, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। तो जिस वाले लोकेशन पे आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिलता है, जिस लोकेशन पे आपको सबसे ज्यादा मिनिमम मिलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा। पढ़ते हैं ना मैथ्स में, और इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल मिनिमम। अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछूं थ्योरी का कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मींस पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर होल पाथ, ध्यान से सुनिएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मींस potential energy is maximum for whole path, true or false? क्या किसी पॉइंट पे ही होगा ना वो मैक्सिमम, पूरे पाथ, मतलब फिर तो स्ट्रेट पाथ हो जाएगा अगर वो। सही होगा क्या, क्योंकि अगर वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी होगी तो वो सब एनर्जी को कम करने के लिए स्टेबल फॉर्म बन पाएगा। गलत, क्वेश्चन क्लियर है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मींस पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर होल पाथ। इसी क्वेश्चन को देखिए, ये फिगर को देखिए, और इस फिगर को ध्यान में रखते हुए जो स्टेटमेंट दी है उसको बताइए। सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मींस पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर होल पाथ। सर अनस्टेबल जरूरी नहीं है वो ग्लोबल अनस्टेबल, मतलब वो तो ये अगर मैंने कहा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मींस पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर होल पाथ, इसका मतलब मैं किसी एक ही पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं। इसका मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, ग्लोबल मैक्सिमा के बारे में। अगर मैं पूरे रीजन को देखूं तो पूरे रीजन में सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होगी, ए पॉइंट पे, है ना। तो ए पॉइंट तो मोस्ट अनस्टेबल है, लेकिन सी भी अनस्टेबल है, ई भी अनस्टेबल है, नहीं आ सकते। तो अगर मैं सिंपल कह रहा हूं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मींस पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर होल पाथ, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें कई जगह लोकल मिनिमा भी आ रहे होंगे, सॉरी लोकल मैक्सिमा भी तो आ रहे हैं, उसको तो कंसीडर किया ही नहीं मैंने। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, नहीं आया। आगे तो लिख लीजिए अपने वर्डिंग में रीजन।
अब देखिए क्वेश्चन को टिपिकल बनाने के लिए एक बार बहुत पहले आईआईटी में पूछा गया था, मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैथ्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी दी गई थी, अगर मैं सिंपल पोटेंशियल एनर्जी आपको अगर एस के फॉर्म में दे दूं, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी मैंने गिव दिया 8x - x³, अगर ये दे तो आप लोग वो पॉइंट पता लगा सकते हैं जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा होगा, लगा सकते हैं। सिंपल y एज अ फंक्शन ऑफ x हो गया, तो जहां पे मैक्सिमम होगा वहां पे क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां पे मिनिमम होगा वहां पे क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तो हो सकता है, ठीक। अगर इसी में u एज अ फंक्शन ऑफ x, y दे दूं, ठीक है, u एज अ फंक्शन ऑफ x, y मैथ्स में करते होंगे, तब क्या मैं वो कोऑर्डिनेट्स पता लगा सकता हूं जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा होगा? इसमें तो आराम से डबल डिफरेंशिएशन करके मैक्सिमम मिनिमम ये सब निकाल लेते हैं। अगर x और y के रेस्पेक्ट में दिया हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक बार मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, एक बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, उसके बाद मैं x वाले देखूंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे मैक्सिमम मिल रहा है, और y वाले देखूंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, और x और y को कंबाइन कर दूं तो मैं कहूंगा इन सब लोकेशन पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, और इस वाले कोऑर्डिनेट पे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। कर सकता हूं ना, ठीक है। ये क्वेश्चन करवा नहीं रहा, ये बहुत साल पहले एक बार आईटी में पूछा गया था, और ये एज इट इज मैथ्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पार्शियल डिफरेंशिएशन ये सब चीजें कहाँ पढ़ते हैं आप लोग, मैथ्स में पढ़ते हैं। मैंने सिंपल क्वेश्चन बता दिया, प्रैक्टिस करने के लिए अपने मन से 2-4 ले लीजिएगा, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिएगा, मैक्सिमम मिनिमम। क्वेश्चन अपने मन से आप कितने भी बना सकते हैं, मैथ्स यही है, जो लिखे क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, होगा या तो नहीं होगा, बस दिमाग से नहीं लगाना उसमें। चलिए, वर्क एनर्जी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं सिंपल वर्क पावर एनर्जी की बात करूं तो हम लोग वर्क पावर एनर्जी इसलिए पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ इस थ्योरम के लिए। इस थ्योरम को समझाने के लिए अभी तक हम लोगों ने बेस इकट्ठा किया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए एक ऐसे कोई सा भी सिस्टम ले लेते हैं, मैंने कहा कि ये स्प्रिंग है, एक ब्लॉक ले लीजिए, एक मास ले लीजिए, इधर कोई फोर्स लगा दीजिए F1, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लगा दीजिए, एक ऑब्जर्वर ले लीजिए, ऑब्जर्वर लिफ्ट में है, लिफ्ट को ऊपर मूव करा दीजिए, ठीक है। इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे, पहले तो ये देखिए। ऑब्जर्वर कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इसको एक स्यूडो फोर्स नजर आएगा नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, स्प्रिंग एलोंगेट होगी ना, ठीक। mg भी कहाँ लग रहा है, ठीक। नॉर्मल कहाँ लग रहा है, मैंने कहा फ्रिक्शन भी है, अगर ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ठीक है। मैंने हर एक तरीके के फोर्सेस कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब अगर मैं एफ नेट के बारे में बात करूं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है, नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक। आपने एफ नेट में देखा, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, v dv अपॉन dx, एक्सीलरेशन को, ठीक, और इसको dx को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, एफ नेट इंटू dx इक्वल टू mv dv, ठीक। और एफ नेट में देखिए कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं,
F एक्सटर्नल है, नॉर्मल है, F1 है, स्यूडो है, ग्रेविटी है, स्प्रिंग फोर्स है, फ्रिक्शन। ठीक, मैं सभी फोर्सेस को लिख देता हूं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ F एक्सटर्नल इंटू dx, ठीक, उसके बाद F स्यूडो इंटू dx, F ग्रेविटी इंटू dx, F स्प्रिंग फोर्स इंटू dx, F फ्रिक्शन इंटू dx। नॉर्मल और F1 के कारण तो जीरो होगा ना, नॉर्मल इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल 90, जीरो। F1 इधर लग रहा है, ये ऊपर जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल 90, जीरो। ठीक है, मैं सिंपल ये सभी फोर्सेस लिखता हूं इज इक्वल टू mvdv। आगे मैं इंटीग्रेट कर दूं, F dx क्या होता है, वर्क डन। ठीक, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय स्यूडो प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू, आपने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी v1 थी, फाइनल वेलोसिटी v2 थी, तो ये कितना हो जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ये क्या आ रहा है आपके पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यही थ्योरम है। नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या टोटल वर्क डन ऑन अ ब्लॉक और ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। जो मैंने कार्य किया वो किस में चला गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चला गया। अब इसको भी और सिंपलीफाई करेंगे। अब यहाँ पे इस चीज के लिए बॉदर मत कीजिएगा कि dx ऊपर था, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर है, स्प्रिंग फोर्स नीचे है, इधर माइनस आएगा, वो सब चीजें इसमें आ जाएंगी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तो मैं इसको सिर्फ जनरलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, एंगल वगैरह कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सब कुछ एंगल वगैरह कंसीडर करेंगे, प्लस आएगा, माइनस आएगा, क्या होगा। नोट कर लिया यहाँ तक। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो स्प्रिंग फोर्स है, वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। ठीक, तो मैं इन दोनों को साथ में लिख रहा हूं। मैंने क्या लिखा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने लिखा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, आपको पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, अगर यू इनिशियल माइनस यू फाइनल को इधर में ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, यू एफ माइनस यू इनिशियल। तो देखिए और आसान हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, स्यूडो छूट गया, प्लस वर्क डन बाय स्यूडो is equal to kinetic energy final plus potential energy final minus kinetic energy initial plus potential energy initial। तो kinetic energy plus potential energy क्या होती है, total mechanical energy। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, work done by external agent plus work done by non-conservative force plus work done by pseudo is equal to change in total energy। total energy final minus total energy initial।
नोट कर लिया। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, और भी केसेस देख लेते हैं। फाइनल रिजल्ट, ये जो चीज है इसको याद रखिएगा, ठीक है। वैसे याद करने की कुछ है नहीं, ठीक है। आपको यही लिखना है कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उससे सब चीजें उठ जाएंगी। अब मैंने कहा कि इनर्शियल फ्रेम है, अगर इनर्शियल फ्रेम है तो वर्क डन बाय स्यूडो कितना हो जाएगा? 0। अगर इनर्शियल फ्रेम है तो स्यूडो फोर्स होगा, नहीं तो वर्क डन कहां से होगा? तो अब यहाँ पे और सिंप्लीफाई हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल चेंज इन एनर्जी। ठीक। अगर क्वेश्चन में ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 0, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0, इसका मतलब नेट टोटल चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू 0। दैट मींस टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। 90% क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। और वो क्वेश्चन को हमें पिक करना पड़ेगा कि जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले, अच्छा यहाँ तक नोट कीजिए, फिर बताता हूँ कि कैसे पिक कर। अब देखिए हमारा मेन मोटो, अगर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे जिस सिस्टम के हम लोग बारे में बात कर रहे हैं उस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक। तो अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ पता चल रहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स ही एक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। ठीक है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या हो जाएगा? टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल सा। मैंने कहा कि ये ग्राउंड है और यहाँ से किसी एच हाइट पे मैंने एक ब्लॉक था m मास का, इसको क्या किया? ड्रॉप कर दिया। तो ये जब ग्राउंड से टकराएगा तो मेरे को वेलोसिटी पूछी गई, तो आपको पता है ये तो √2gs होता है, पता है ना। काइनेमेटिक्स में आप लोग करते हैं कि अगर किसी एच हाइट से ड्रॉप करूं तो जब ग्राउंड से टकरा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? √2gs। अगर मैं इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से करना चाहता हूं तो मैं क्या कहूंगा? ये ब्लॉक नीचे क्यों आया? क्योंकि इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा था। ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं सिंपल क्या करूंगा कि टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी है? mgh। और जब ये ग्राउंड से टकरा रहा हो तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ से देखिए v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2gh। आया समझ में? ठीक है। तो आज बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल ये सिर्फ समझने के लिए। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम पे मैं कोशिश करूंगा एक क्लास में मैक्सिमम जितने क्वेश्चन करवा सकूं। ठीक। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके बाद इंपल्स, रॉकेट प्रोपल्शन, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद रोटेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद प्योर रोलिंग। ठीक है। कोशिश करेंगे कि 1 से 2 वीक में रोटेशन खत्म कर दूं। फ्राइडे को क्लास लूंगा नेक्स्ट वीक से, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और फ्राइडे को मैं कौन से चैप्टर स्टार्ट करूंगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। हाँ आर्यन कुछ बोल रहे हैं? नेक्स्ट वीक से कि इस वीक से? नेक्स्ट वीक से। अभी से मैं बता रहा हूँ ताकि माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है। और मैं भी अपने माइंड को प्रिपेयर कर लूँ, दोनों को करना। ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।